नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्यूटोरियल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज का सब्जेक्ट पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल TDSAT के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल TDSAT के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटाए जा सकते हैं। सेवानिवृत्त रिटायरमेंट के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। तो सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की आयु कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार अपीलेट जुरिडिक्शन से सम्मिलित है? तो आर्टिकल 134 का 1 जो आपका है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो आपके सुप्रीम कोर्ट से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको पढ़ते हैं यहाँ पर। तो सर्वोच्च न्यायालय संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो संविधान के भाग 5, तो आपका संविधान का पार्ट 5 में अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो आपका संविधान का भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेके 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन, इस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन संबंधी प्रावधान है। तो आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन, इस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 126 आर्टिकल 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। तो आपका जो है अनुच्छेद 126 के अंतर्गत, आर्टिकल 126 के अंतर्गत
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 127 अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों एड हॉक जस्टिस की नियुक्ति की जा सकती है। आर्टिकल 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। तो आर्टिकल 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 आर्टिकल 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। तो उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। अनुच्छेद 130 आर्टिकल 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। ठीक है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने की मुख्य शक्ति। आर्टिकल 131 अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता ओरिजिनल जुरिडिक्शन का विवरण है। तो आर्टिकल 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता ओरिजिनल जुरिडिक्शन का विवरण है। आर्टिकल 136 अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति स्पेशल लीव टू अपील का प्रावधान है। तो आर्टिकल 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति स्पेशल लीव टू अपील का प्रावधान है। आर्टिकल 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार रिव्यू की शक्ति के बारे में उल्लेख है। तो आर्टिकल 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार रिव्यू की शक्ति के बारे में उल्लेख है। आर्टिकल 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। आर्टिकल 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित सब विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श कंसल्ट करने की शक्ति का वर्णन है। तो आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श कंसल्ट करने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 145 तो आर्टिकल 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्यूर के नियमित करने के लिए नियम रूल बनाने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्यूर की विनियमित करने के लिए नियम रूल बनाने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए। आर्टिकल 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन भारत की संचित निधि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ पर भारित है। ठीक है, इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर जो है और आगे भी है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने के भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बात में प्रतिपादित किया था। तो उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बात में प्रतिपादित किया था। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। ठीक है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस का प्रावधान है। तो केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस का प्रावधान है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन रिव्यू हेतु अधिकृत करता है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश का पुनर्विलोकन रिव्यू हेतु अधिकृत करता है। आर्टिकल 137 के तहत भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। तो भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक समीक्षा है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत मूल अधिकारों का प्रवर्तन आता है। भारतीय संविधान का संरक्षण कस्टोडियन कौन है। तो आपका सर्वोच्च न्यायालय है।
न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां तो क्या क्या है। तो आर्टिकल 121 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबद्ध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। आर्टिकल 121 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगता है और इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबंधित आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। न्यायालय की अवमानना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना कंटेम्प्ट के संबंध में सख्तियां का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 229 में और सर्वोच्च न्यायालय तथा भारतीय संविधान के आर्टिकल 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना कंटेम्प्ट के संबंध में सख्तियों का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन जजेस। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार प्लीड और एक्ट नहीं कर सकता है। तो कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार प्लीड और एक्ट नहीं कर सकता। ये आपका आर्टिकल 124 का 7 में कहा गया है, अनुच्छेद 124 का 7 में। ठीक है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन थे। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति को परामर्श लेने का अधिकार है। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी का रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त किया था। तो मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो भारतीय संविधान ने आर्टिकल अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन को 4 भागों में बांटा गया। तो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार अपीलेट ज्यूरिडिक्शन को 4 भागों में बांटा गया है। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें आर्टिकल 132, सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें आर्टिकल 133, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें आर्टिकल 134 और विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें आर्टिकल 136। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए। तो लगभग 10 वर्ष तक। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत के न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है। तो भारत के न्यायालयों में से उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को। लोकहितवाद PIL पब्लिक। तो PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के देश से। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी किया जा सकता है।
तो मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी की जा सकती है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट हो गया। तो कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।